नमस्कार साथियों। तो आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कुछ और नए क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जो कि आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट के होंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या कर रखी है, यूनिट 3 नंबर की जो है वो यूनिट 3 है वो शुरू कर रखी है। ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की जहां पर आपके क्या है पॉलिटिकल थॉट यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन आता है, तो यह जो क्लासेज है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लासेज को पूरा देखिए, समझिए कुछ क्वेश्चन को। और हमारी ये जो फोर्थ क्लास है इस सीरीज की, क्या हमने जो पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो शुरू कर रखा है, यूनिट नंबर 3। इसके बाद सभी जो यूनिट्स है वो नो यूनिट रहती है, तो वो भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने सभी थिंकर की जो फोटो है वो दिख रही है। ठीक है। तो मैंने पिछले जो क्लास में वो करवा था धर्मशास्त्र। ठीक है। धर्मशास्त्र से लगभग 20 से 21 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में, कल की क्लास में किए थे। आज हम करने वाले हैं कौटिल्य से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज की इस पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने दो थॉट दिए हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये दोनों सत्य है, और एक ही सही व्याख्या करता है ये नहीं। ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए, कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है। और जो दूसरा दिया गया है वो है, कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ने राज्य शास्त्र और प्रशासन में नैतिकता को अपेक्षाकृत गौण स्थान दिया। ठीक है। आपके सामने जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। जो बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन सी ऑप्शन है वो है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ऑप्शन, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है, कौन, कौटिल्य, जिन्होंने क्या है अर्थ जो एक अर्थशास्त्री है और अर्थशास्त्र नामक एक किताब है जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। ठीक है। वे दो नामों से और प्रसिद्ध हैं। इनको क्या और कहा जाता है, इनको कौटिल्य को क्या कहा जाता है, चाणक्य इनको बोला जाता है, चाणक्य। ठीक है। चाणक्य और विष्णु गुप्त इनको बोला जाता है, विष्णु गुप्त। ठीक है। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य और विष्णु गुप्त। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या दिया बताया गया है, राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है, प्रशासन के बारे में बताया गया है, कर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, कूटनीति के बारे में काफी सारी बातें अर्थशास्त्र में इसका जो वर्णन मिलता है। ठीक है। इस प्रकार क्या है, इसको क्या कहा जाता है, माइक्यावेली, भारतीय माइक्यावेली कहा जाता है, क्योंकि जो माइक्यावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, द प्रिंस। ठीक है। द प्रिंस जो पुस्तक है उस जिसमें क्या है, शासक का क्या सत्ता बनाए रखने के लिए व्यवहारिक उपाय क्या बताए गए हैं। ठीक है। इन दोनों में क्या है, समानता से मिलती है, तो इसी कारण क्या है, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है। दोनों विचारक क्या है, राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को क्या सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जो कौटिल्य की जो षटगुण नीति है, जो उसका क्या निम्नलिखित में से कौन सा भाग इनमें से नहीं है। ठीक है। जो षटगुण नीति का जो भाग है वो कौन सा, जो नीचे दिए गए उसमें इनमें से नहीं है, ये बताना है आपको, नहीं है। ठीक है। संधि, विग्रह, यान, विजिगीषु। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा वीजी गिसु। ठीक है, वीजी गिसु में क्या है, वीजी गिसु इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, जो सद्गुण नीति है कौटिल्य की विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विदेश नीति है क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, इसका भी वर्णन क्या मिलता है, कहाँ पर मिलता है, अर्थशास्त्र में ही मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका जो है वर्णन मिलता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। सठ गुण, यानी कि सठ गुण का मतलब है, सठ का मतलब है। ठीक है, और प्लस गुण का मतलब है गुण, यानी कि नीतियां या फिर उपाय, नीतियां। ठीक है, 60 गुण यानी कि 6 नीतियां बताई हैं। ठीक है, जो 6 नीतियां बताई है वो कौन कौन सी है। पहली है संधि, संधि। और जो दूसरी है वो है विग्रह, विग्रह। और जो थर्ड नंबर की है वो है यान, यान। और जो फोर्थ है वो है आसन, आसन। और आसन के बाद है प्रिय। ठीक है, तो सर ये, और जो सिक्स्थ है वो कौन सी है, सिक्स्थ है द्विवेदी भाव, द्विवेदी भाव। ठीक है, ये जो 6 प्रकार की वो नीतियां तय की है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, संधि का मतलब है, संधि यानी कि जब राजा किसी अन्य राजा के साथ शांति या समझौता करता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, और जो विग्रह होता है, जब राजा किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध करता है तब उसे क्या कहता है, युद्ध की नीति होती है। ठीक है, यान होता है, जब राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, यान कहा जाता है। और आसन क्या है, आसन है जब राजा प्रतीक्षा की नीति अपनाता है और न युद्ध करता है और न संदेह करता है तो इसे क्या कहा जाता है, आसन बोला जाता है। और श्रेय होता है जब कोई कमजोर राज्य किसी शक्तिशाली राज्य की शरण या जो संरक्षण है स्वीकार कर लेता है उसे श्रेय कहा जाता है। ठीक है, और द्विभाव की जो नीति है वो क्या है, जब राजा एक राजा से संधि करता है और दूसरे राजा से युद्ध करता है तो उसे द्विवेदी भाव का, द्विवेदी भाव की नीति बोला जाता है। ठीक है, ये जो 6 नीतियां हैं ये थी। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसका जो विजी केसु क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। विजी गिसु है जो मंडल सिद्धांत में विजी गिसु राजा वह बताया है कौटिल्य ने जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। ठीक, यानी कि विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा विजु विजी गिसु। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कौटिल्य के अनुसार जो मत्स्य न्याय है वो क्या है, जो मत्स्य न्याय है वो क्या है, साथ मिलकर रहना, वेदी का शासन, शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण, या फिर प्राचीन न्याय न्याय व्यवस्था। देखिए मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का एक शाब्दिक अर्थ कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को क्या कर जाती है, खा जाती है। ठीक है, छोटी मछली को, छोटी मछली, ठीक है, छोटी मछली को क्या कर देती है, खा जाती है। इसका जो अर्थ है वो बताया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर होगा वो शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण। यानी कि राजनीति में इसका क्या अर्थ है, राजनीति का जब राज्य या कानून नहीं था, ठीक है, तो शक्तिशाली व्यक्ति थे वो कमजोर लोगों का क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक है दोस्तों, उनके क्या करते थे, छोटे लोगों का शोषण करते थे, क्योंकि उस समय क्या थी, जो अराजकता फैली हुई थी। ठीक है, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार का न्याय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है,
किसी प्रकार का राज्य नहीं था। तो इस तरह से क्या था, जो छोटे लोगों का क्या था, अत्याचार होता था। ठीक है, शक्तिशाली व्यक्ति थी तो छोटे लोगों का, कमजोर व्यक्तियों का अत्याचार कर देते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम्म, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, कौटिल्य के अनुसार राजा की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर है? दैवीय सिद्धांत, सामाजिक संविदा, बल, पितृसत्तात्मक। देखिए, कौटिल्य के अनुसार क्या है, जो राजा की उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है सामाजिक संविदा, संविदा। ठीक है, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। कौटिल्य ने माना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई है। ठीक है, और राज्य की जो स्थापना से पहले समाज में क्या थी, अराजकता थी। ठीक है, उसमें कोई शासक नहीं था, कोई कानून नहीं था, किसी भी प्रकार से क्या प्रशासन नहीं चलाया जाता था। यानी कि प्रशासन किसी भी तरह से क्या था, पूरी की पूरी अराजकता थी। यानी कि बड़े लोगों का क्या था उस टाइम अधिकार था। ठीक है, इस जो अराजकता की जो स्थिति को मत्स्य न्याय भी बोला जाता है। ठीक है, बोला गया, क्योंकि बड़े लोग थे जो कमजोर लोगों का शोषण करते थे, अपना जो हक है वो जमाते थे। ठीक है, सिंपल से हम बात समझ सकते हैं। तो फिर होता क्या है, तो इस अराजकता से क्या परेशान हो गए लोग। ठीक है, लोगों ने क्या किया, आपस में समझौता कर लिया, और समझौता के बाद क्या होता है, एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता है। ठीक है, ताकि एक व्यक्ति को क्या बनाया जाए, राजा बनाया जाए। और राजा समाज की क्या करेगा, रक्षा करेगा। और राजा है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखेगा। जो प्रजा से क्या है, वो राजा का जो प्रजा है, राजा को कर देगी, टैक्स देगी, और उसके आदेशों का क्या करेंगे, पालन करेगी। तो ये जो समझौता हुआ था इनके बीच में, सामाजिक समझौता हुआ था, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ताकि जो राजा है वो हमारी रक्षा करे, जो बड़े लोग हैं जो कमजोर लोगों का शोषण ना कर सके। ठीक है। अच्छा, तो राजा को टैक्स क्यों दिया जाए लोगों के द्वारा, अगर तो उनकी रक्षा ही कर रहा है तो उनसे पैसे भी लेगा, यानी कि टैक्स के रूप में जो भी लेता है, तो वो क्यों करेगा। देखिए, राजा है जो जनता की रक्षा करता है। ठीक है, इसलिए जनता उसे क्या क्या देगी, कर देगी। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य में क्या, अर्थशास्त्र में जो पुस्तक में बताया गया है कि जो कृषि है, अगर वो कृषि करते हैं लोग, तो उसका जो उपज है, जितना भी जो उपज होती है, तो उसका जो छठा भाग है उसे कर के रूप में दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता था। तो और यह राजा है, जो यह कर है राजा की क्या आय का प्रमुख स्रोत था। देखिए, राजा भी कहीं ना कहीं मतलब कि इसको कुछ ना कुछ काम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर वगैरह देना पड़ेगा, ताकि राजा भी है कि अपना जो भरण पोषण कर सके। ठीक है, मतलब कि एक राजा है, अगर वो उसकी लोगों की रक्षा करेगा तो उसको भी बदले में कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था कौटिल्य की राज्य की जो उत्पत्ति थी वो किस तरह से हुई थी, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कौटिल्य ने ही माना है। जो सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है वो थॉमस होब्स से मिलता जुलता है इसका। ठीक है, थॉमस होब्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है हमारे, थॉमस होब्स, थॉमस होब्स। ठीक है, हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उनका, और ये इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता जुलता है। वो भी यही बोलते हैं कि एक राजा बनाया जाए ताकि वो क्या करे, लोगों की क्या करे, रक्षा करे, अराजकता ना फैले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, राज्य को कौन सा अंग राज्य का कौन सा अंग जनता की सुरक्षा से संबंधित है। राज्य का कौन सा अंग है जो जनता की सुरक्षा करेगा, जनता की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो होगा, ये होगा डी, दंड और दुर्ग। ठीक है, दंड और दुर्ग। ठीक है, यानी कि कौटिल्य का जो एक सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत, इसके लिए क्या हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सप्तांग सिद्धांत। आज पता नहीं क्या होगा इसको बोर्ड को। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत।
सप्तांग सिद्धांत क्या है? कौटिल्य क्या है? एक 7 अंग है होते हैं, ठीक है, जिसके जैसे कि जो शरीर के 7 अंग होते हैं, उसी तरह से क्या राज्य के भी कुछ 7 अंग तरह से माना है, ठीक है। राज्य के जो 7 अंग है वो माने हैं, ठीक है। देखिए 7 अंग में पहला अंग है जो, वो है स्वामी, ठीक है। स्वामी, यानी कि स्वामी किससे बनता है? यानी कि राजा, ठीक है, यानी कि राज्य का प्रमुख हो गया, ठीक है। और दूसरा है अमात्य, दूसरा है अमात्य, अमात्य यानी कि मंत्री, ठीक है। और जो तीस, देखिए मैं बोल देता हूँ, लिखने में थोड़ी आज दिक्कत परेशानी हो रही है, ठीक है, बल्कि सही से लिखा नहीं जा रहा। हाँ, जो तीसरा है वो है जनपद, यानी कि भूमि, जिसे हम कर्जा भी कह सकते हैं। और दुर्ग यानी कि किला, ठीक है, जो बाहरी आक्रमणों से क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कोष यानी कि खजाना, खजाना यानी कि आर्थिक संसाधन है जो जहाँ पर रखे जाए, ठीक है, कोष होता है। दंड, सेना एवं दंड शक्ति, यानी कि जो आंतरिक व बाहरी सुरक्षा से क्या है, दंड देने की नीति, ठीक है। और मित्र यानी कि मित्र राज्य, यानी कि विदेश नीति में सहयोग करे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, जो 7 अंग होता है ये थे, ठीक है। तो दंड यानी कि दंड और दुर्ग है, वो कैसे, कौन सा अंग है जो जनता की सुरक्षा से संबंधित है? देखिए दंड केवल सजा नहीं है, ये देखिए, बल्कि कौटिल्य के अनुसार दंड है, दंड का अर्थ है यानी कि सेना, पुलिस हुआ, सुरक्षा बल, न्याय व्यवस्था, ठीक है, यानी कि अपराधी अगर अपराध करते हैं राज्य के अंदर, तो क्या उनको भी दंड देना जरूरी है, जिससे कि है जनता की सुरक्षा रखा जा सके, जनता को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। और दुर्ग से कैसे, दुर्ग से कैसे, दुर्ग देखिए, मतलब कि जो बड़े बड़े दुर्ग यानी कि किले बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि शत्रुओं से रक्षा की जा सके, युद्ध के समय आश्रय मिल सके, सैनिकों का निवास स्थान, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सीमा के बाहर क्या है, दुर्ग बना दिए जाते थे, ठीक है। दंड से क्या है, आंतरिक सुरक्षा हो जाती है, और दुर्ग से क्या है, बाहरी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना, दंड से क्या है, आंतरिक सुरक्षा, ताकि अन्य राज्य के अंदर कोई दंड, अगर कोई अपराध करता है तो उसको क्या दिया जाए, दंड दिया जाए, ताकि कोई और है जो इस तरह का जो अपराध है वो ना करें। और दुर्ग से क्या है, बाहरी सुरक्षा मान जाती है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा और उसका निकटवर्ती पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ये कौटिल्य के अनुसार बताया कि और राजा और क्या है, जो उसका निकटवर्ती पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होते हैं, यह सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जो सिद्धांत है वो सप्तांग सिद्धांत है, सॉरी, मंडल सिद्धांत है, ठीक है, मंडल सिद्धांत, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में कर लिया, उसमें क्या है, 7 अंग बताए गए हैं राज्य के। देखिए ये जो मंडल सिद्धांत है, ठीक है, ठीक। देखिए आज पैन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, चल नहीं रहा ठीक से, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो।
देखिए दोस्तों, अब जो है आवाज़ सही आ रही होगी, देखिए। ठीक है, अब जो आवाज़ है वो सही आ रही है। ठीक है, और पेन भी मेरे ख्याल से अब सही चलेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, कौटिल्य के अनुसार राजा और जो उसका निकटवर्ती पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होते हैं। यह सिद्धांत कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए, यह जो सिद्धांत है वो मंडल सिद्धांत में है। ठीक है, मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, निम्नलिखित दुर्गों का जो सही है आपको मिलान करना है इसमें। ठीक, आपके सामने क्या है, दुर्ग दिए गए हैं, जो सूची जो दो है उसमें आपसे क्या है, मिलान करना है आपसे। ठीक है, आपने, ठीक है, जो सूची में जो चार दुर्ग दिए गए हैं, ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनवन दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, जो पहला ओदक दुर्ग है, ओदक दुर्ग, जो ये ओदक दुर्ग है, ये होगा यानी कि चारों ओर से क्या है, जल, चारों ओर से क्या है, जल होना। ठीक है, और जो पर्वत दुर्ग है यानी कि पर्वत दुर्ग बी का होगा सेकंड नंबर। ठीक है, यानी कि पहले आपका होगा 3, फिर होगा 2, और फिर होगा धनवन दुर्ग यानी कि चारों ओर से केवल भूमि न जल और न घास। ठीक है, चारों ओर से यानी कि धनवन दुर्ग, फिर 4 नंबर हो गया, और वन दुर्ग यानी कि चारों ओर वन यानी कि एक। ठीक है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये सही आपका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, 3 2 4 1 जिस भी ऑप्शन में है वो आपका सही होगा। ठीक है, यानी कि 3 2 4 1 बी जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, दुर्ग जो कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में दुर्ग यानी कि सप्तांग सिद्धांत में क्या है, जो है राज्य सिद्धांत है, तो ये चौथा अंग माना जाता है। ठीक है, जिससे कि राज्य की सुरक्षा की जा सके, शत्रुओं से क्या रक्षा की जा सके। ठीक है, हाँ, इसके जो पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं इसको। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन है वो, सप्तांग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? यह जो किया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। ठीक है, जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य के किस पुस्तक में है? अर्थशास्त्र में है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत मैंने पीछे बता दिया कि जो 7 अंग थे कौन कौन से थे, स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है, ये आपको साथ याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कौटिल्य किस राजा के शासन काल में सलाहकार व प्रधानमंत्री थे? ठीक है, आपको बताना है कि जो कौटिल्य थे वो किस राजा के जो शासन काल में क्या थे, प्रधानमंत्री और सलाहकार थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या शासन काल में क्या ये थे, सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, शिक्षा दी थी, और नंद वंश को क्या किया, समाप्त करने की क्या थी, योजना भी बनाई थी। ठीक है, नंद वंश को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था मौर्य के साम्राज्य के साथ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुनः खोज किसने की थी? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुनः खोज है वो किसने की थी? ये की थी आर समाशास्त्री ने, आर समाशास्त्री ने। ठीक है, आर समाशास्त्री ने 1904 में, 1904 में। ठीक है, 1904 में क्या किया था, एक पंडित ने को क्या किया था, जो संस्कृत पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1904। और 1915 में इसकी क्या थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी की गई थी। ठीक है, 1915 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है, दो तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, कौटिल्य को लगता है। ठीक है, देखिए ये हम पहले जो क्वेश्चन है वो, पहला ही जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। ठीक है, कौटिल्य, अगला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य में अराजकता की संभावना को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है सर? देखिए, शक्तिशाली एवं सदाचारी है, या फिर कमजोर राज्य है, या फिर
लोकतांत्रिक शासन या फिर केवल केवल धार्मिक शासन। ठीक है। आपको बताना है कि राज्य में अराजकता की जो संभावना को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, इसके जो लिए जो जरूरी है वो आपका बी ऑप्शन होगा, शक्तिशाली एवं सदाचारी राजा। शक्तिशाली और सदाचारी राजा होना आवश्यक है, ताकि क्या है, अराजकता को क्या करे किया जा सके, रोका जा सके। ऐसी स्थिति में क्या है, अगर अराजकता फैल जाएगी तो मत्स्य न्याय क्या है, वो लागू हो जाता है, जिसमें क्या है, शक्तिशाली व्यक्ति है जो कमजोर लोगों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की खोज है वो किस वर्ष हुई थी? 1902 में, 1904 में, 1905 में, या फिर 1915 में? देखिए, अर्थशास्त्र की जो खोज मानी जाती है वो मानी जाती है 1904 में मानी जाती है। ठीक है, 1904 में खोज मानी जाती है। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में इसका कर चुके हैं। जो आर्य साम्य शास्त्री थे, उन्होंने इसकी जो खोज की थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, अर्थशास्त्र का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद अनुवाद है वो किन्होंने किया था? वो किन्होंने किया था? आर्य समाजशास्त्री ने किया था 1915 में। 1915 में इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, अर्थशास्त्र में 120 से अधिक किसका उल्लेख मिलता है? विभागों का, व्यवसायों का, राज्यों का, या फिर करों का? यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवसायों का। यानी कि 120 से अधिक क्या है, इसमें अर्थशास्त्र में व्यवसाय बताए गए हैं। जैसे 120 से क्या है, जैसे कि किसान, व्यापारी, लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, बुनकर, नाविक, खनिक, सैनिक, मतलब कि अलग अलग तरह से लगभग 120 से अधिक क्या है, व्यवसाय इसमें क्या है, बताए गए हैं। इसका जो उल्लेख इसमें मिलता है। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है, अर्थशास्त्र में कितने सरकारी विभाग का उल्लेख मिलता है? सरकारी विभाग है वो आपसे पूछा है कितने हैं। देखिए, सरकारी विभाग है जो वो है 34। आपको कितने मिलेंगे? 34 सरकारी विभागों का क्या है, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, सरकारी विभाग हो जैसे कोई कोष विभाग, राजस्व विभाग, खनि विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, सीमा शुल्क विभाग, कारागार विभाग, काफी सारे जो 34 विभाग है इसमें इसका जो उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य के जो मंडल सिद्धांत में कितने प्रकार के राजा का उल्लेख मिलता है? आपको पूछा है कि जो मंडल सिद्धांत में कितने प्रकार के राजा बताए गए हैं। देखिए, इसमें जो है वो 12 प्रकार के राजा बताए गए हैं, जिसमें है वीजी गिसु, वीजी गिसु। जो सेकंड नंबर है अरि, यानी कि शत्रु। ठीक है, मित्र। ठीक है, मित्र, अरि मित्र। आगे आता है मित्र मित्र। ठीक है, अरे मित्र मित्र। ये काफी सारी क्या है इसकी किसी एक वीडियो में क्या है हम कॉन्सेप्ट में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है इसको। ठीक है, तो अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ये एमसीक्यू की है। ठीक है, हम इनके जो नोट इनका जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितनी प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है? कितनी प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है? सर, हमें 72 प्रकृतियों का क्या मिलता है, उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? सर, इसे नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। नीति शास्त्र को इसको क्या बोला जाता है? नीति शास्त्र भी बोला जाता है। ठीक है, नीति शास्त्र भी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मणों के कितने प्रकार है? सर, ब्राह्मणों के जो प्रकार बताए हैं कौटिल्य के द्वारा वो बताए हैं दो। दो ब्राह्मणों के जो प्रकार हैं वो बताए हैं। पहला है प्रिय, तृतीय, प्रिय। ठीक है, और दूसरा है सामान्य ब्राह्मण, सामान्य। ठीक है, यानी स्तोरीय, स्तोरीय जो ब्राह्मण है वे वेदों के विद्वान थे, धार्मिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ थे। ठीक है, उच्च नैतिक चरित्र वाले थे। और जो सामान्य ब्राह्मण थे वो केवल जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन आवश्यक जो वेदों का विद्वान वे नहीं होते, सामान्य ब्राह्मण थे। ठीक है, देखिए। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है,
आज थोड़ी वीडियोज में क्लासेस में थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक है। देखेंगे आगे इस तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, इस तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक। क्योंकि अगर बीच बीच में दिक्कत ऐसे आती है तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने लगती है, तो क्लास लेने का जो मन है वो भी नहीं करता, ठीक है। तो मैंने आज है जो आपने पढ़ा है, सप्तांग पढ़े हैं। सप्तांग कितने हैं? 7 हैं। जैसा राज्य के जो 7 अंग है वो, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। मंडल सिद्धांत आपने देखा, मंडल सिद्धांत में कितने हैं? 12 हैं। एक बार आप याद रख कर लीजिए, ठीक है। जो मंडल सिद्धांत में जो प्रकृतियां हैं वो कितनी हैं? प्रकृतियां वो कितनी हैं? वो 72 हैं। और जो सरकारी विभाग आपसे पूछे थे वो कितने हैं? वो 34 है। और जो व्यवसाय है कितने हैं? व्यवसाय, व्यवसाय कितने हैं? 120 से भी ज्यादा ही हम कह सकते हैं, मतलब 120 प्लस, ठीक है। और जो ब्राह्मण है वो कितने हैं? 2 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में नीचे से जो है वो दिया गया है, ठीक है। जो ये सभी